हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं यूनिवर्सिटी आया हुआ था। ये जो आपने टाइटल और जो थंबनेल देखा होगा ना, इसी के केस को डिस्कस करने के लिए मैं आज यूनिवर्सिटी आया हुआ था। और बाय द वे ये जो चीज़ है ना, मेरी ज़िंदगी में पिछले 3 महीने से चल रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरी इस बारे में डिटेल में बात करूँगा एंड सब कुछ बताऊँगा कि ये क्या सीन है, कहाँ से शुरू हुआ, प्लेगरिज्म, ये वो सब चीज़ें मैं जितना हो सके उतना मैं आज के वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो मैं वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम है ईशान मलिक और मैं यहाँ पर यूके में स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए वीडियोस बनाता हूँ और मेरे से बनती हर तरह की कोशिश करता हूँ उनकी हेल्प करने की। तो आप में से जो लोग भी मुझे पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि प्लेगरिज्म होता क्या है। मेरी यूनिवर्सिटी की प्लेगरिज्म की डेफिनेशन ये है कि किसी और का किया हुआ काम अगर आपने अपने नाम से सबमिट कर दिया और अगर उसको आपने रेफरेंस में नहीं डाला है तो वो एज अ प्लेगरिज्म में गिना जाएगा। सपोज़ मैं सुभाष चंद्र बोस जी की वो लाइन लेता हूँ, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये अगर मैं अपने असाइनमेंट में लिखूँ और उसके नीचे या उसके बाजू में सुभाष चंद्र बोस जी का नाम या वो साइटेशन ना दूँ तो उसको एज अ प्लेगरिज्म गिना जाएगा, ना कि ओरिजिनल वर्क। और अगर उसी लाइन को मैं अपने वे में किसी तरह से लिखूँ कि भाई सपोज़ मैं ये लिखूँ कि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आज़ादी दिलवा पाऊँगा, अगर मैंने उसी लाइन को इस तरह से लिखा और अगर सुभाष चंद्र बोस जी का नाम नहीं दिया उस लाइन में भी, तब भी वो एज अ प्लेगरिज्म गिना जाएगा। भले ही मैंने उसको अपने वर्ड में लिखा हो, लेकिन जिसका ओरिजिनल है वो लाइन, उसको क्रेडिट देना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप असाइनमेंट में या ऐसे किसी एकेडमिक जगहों पर उसे यूज़ कर रहे हैं। तो ये है मोटा मोटा डेफिनेशन ऑफ प्लेगरिज्म। इसके सब डेफिनेशंस तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये मोटी मोटी डेफिनेशन है। 3 जून 2021 को मेरे एक असाइनमेंट का रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है। वो रिज़ल्ट में मेरा रिज़ल्ट आया होता है लिखा हुआ 0H। अब H का मीनिंग तो मैं बहुत बाद में समझा कि H फॉर होल्ड। तो मुझे तो पहले समझ में नहीं आया कि मैंने कहा ये क्या हो गया। मैंने कहा कभी भी 0 मार्क्स कैसे हो सकते हैं, आई मीन क्योंकि अगर आपने पेपर सबमिट किया है तो कुछ नहीं तो 10-15 मार्क्स कुछ तो मिलते हैं ना हमेशा ही, आई मीन कुछ बिल्कुल ही 0 तो थोड़ा मिलता है। तो वो डिक्लेयर हुआ 0H। तो मैं सीधा असाइनमेंट के कमेंट सेक्शन में गया, क्योंकि यहाँ पर एक यूजुअली प्रैक्टिस होती है कि जो भी आपको जितने भी मार्क्स मिलते हैं तो कई बार जो है वो आपका जो ट्यूटर होता है या जो आपका जो टीचर होते हैं वो फीडबैक देते हैं आपको कि उनको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा था, किस वजह से उन्होंने आपको इतने मार्क्स दिए, कहाँ इंप्रूवमेंट करी जा सकती थी, ये सब वो यूजुअली आपको कमेंट में या फीडबैक देते हैं। तो मैं सीधा फीडबैक सेक्शन में गया, वहाँ पर लिखा हुआ था कि हम आपके मार्क्स अभी होल्ड कर रहे हैं, तो 14 वर्किंग डेज़ के अंदर हम इसको रिजॉल्व करेंगे, या तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे या आपको इसका कुछ भी है सॉल्यूशन मिलेगा कि भाई आपका आगे क्या करना रहेगा। तो क्योंकि पहली बार हुआ था ज़िंदगी में तो समझ में ही नहीं आया था, तो मैंने सीधा स्टूडेंट सपोर्ट को और सभी जगह पे मेल लिखना शुरू किया। तो बहुत ही स्टैंडर्ड से आंसर मिल रहे थे, तो फिर मुझे लगा कि ठीक है वेट करना ही बनेगा। मैंने अपने टीचर को मेल भी लिखा है, जो मेरे कहने के सब्जेक्ट की क्लास टीचर बोल लीजिए या मॉड्यूल लीडर बोला जाता है यहाँ पर, उसको भी मेल किया। आज का दिन है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज दिन तक मेरी उनसे बात नहीं हुई है। उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया है, उन्होंने मेरे को कुछ भी किसी भी तरह का रिस्पांस नहीं दिया है। तो ये कहानी, अब मैं थोड़ा यहाँ पर आपको असाइनमेंट के बारे में बता दूँ। असाइनमेंट किस तरह का था हमारा, ये था हमारे को वीडियो असाइनमेंट सबमिट करना था। और बाय द वे इसका सबमिशन और इस असाइनमेंट का सबमिशन हमें करना था 4 मई से पहले, और तब तक मैं यूट्यूबर ऑलमोस्ट बन चुका था, यानी मैं कहेंगे यूट्यूब वीडियोस बनाना और वीडियो की एडिटिंग करना और ये सब तो तब तक मैं शुरू हो चुका था मेरा ज़िंदगी में। तो कहीं ना कहीं यूँ कहें कि असाइनमेंट का जो कहें कि वीडियो का पार्ट है, एडिटिंग का पार्ट है, ये तो मेरे लिए कहीं ना कहीं एक कहें कि थोड़ा कंपेरेटिवली ईजी था। लेकिन ऑब्वियसली असाइनमेंट के लिए जो रिसर्च करनी पड़ती है, जो आपको टेक्स्ट लिखना पड़ता है, इस केस में मेरे को स्क्रिप्ट लिखनी थी, तो वो सब काम तो ऑब्वियसली मेरा रहता ही है। उसके लिए साइटेशन ढूंढना है, वो सब तो करना ही था। अब जो मैंने कहें कि यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मेरे असाइनमेंट में जो मैंने गलती कर दी, या कहें कि जो मैंने सोचा था कि भाई जो मैं करूं अपने असाइनमेंट में जिससे मेरी मॉड्यूल लीडर खुश होगी, बस वही है कि उसको एक्स्ट्रा खुश करने के यही चक्कर में मैंने जो गलतियां करी वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला मैंने ये करा कि मेरे असाइनमेंट में ये साफ लिखा हुआ था कि मुझे किसी ना किसी तरह से वीडियो में अपीयर होना है। बस ये एक गलती जो है वो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं कि भाई मैंने वीडियो में अपीयरेंस नहीं करा। मैंने सिर्फ अपनी फ़ोटो डाल दी कि भाई मुझे लगा था कि ये इनफ हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत नर्वस हो रहा था उस वक्त। और क्योंकि देखो यूट्यूब के वीडियो बनाना बहुत अलग चीज़ है। यहाँ पर अगर कोई वीडियो नहीं भी चली तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा,
आई मीन आज नहीं तो कल चलेगी। जबकि यहाँ पर ये जो कॉलेज के या ये जो यूनिवर्सिटी के जो ये वीडियो हैं, ये तो कहें कि इस पे तो मार्किंग मिलने वाली थी। तो मुझे यूँ लगा कि मेरा बैकग्राउंड जो है या मेरी शक्ल जो है या कुछ भी है, वो शायद अगर सामने वाले को अच्छा ना लगा या कुछ भी ऐसा हो, आप बहुत डर जाते हो। बस वही मेरे साथ हुआ कि भाई मैंने सोचा कि यार मैं अपनी शक्ल ना दिखाऊं, अपनी बेस्ट फ़ोटो दे देता हूं, और रोल नंबर और वो सब तो लिखा ही होता है, तो वो सब मैंने किया। और दूसरी जो मैंने यहाँ पर गलती करी, और वो कहीं ना कहीं इंटेंशनली, और उसको मैं पता नहीं क्यों आज भी वो एक मैं गलती को आज भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो ये किया कि मैंने सॉफ्टवेयर के थ्रू अपनी आवाज़ को मॉडिफाई करके रिप्रेजेंट किया। यानी मेरी ऑब्वियसली जो है वो नेटिव लैंग्वेज है वो हिंदी है, और मेरी इंग्लिश ठीक है, अच्छी है, कोई मना नहीं है, और मुझे कोई बहुत, लेकिन वो कोई उतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं ऐसे प्रोफेशनल जगहों पर उसको यूज़ करूं। इन शॉर्ट, जब मैं नर्वस था ही, जब मैं चेहरा दिखाने में भी नर्वस था, तो ऑब्वियसली मैं बोलने में भी उतना ही नर्वस था। और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैं अगर ब्रिटिश एक्सेंट में अगर अपना सबमिशन डिलीवर करूं कैसे भी करके, तो वो शायद हो सकता है कि मेरे ट्यूटर को बेटर कनेक्ट कर जाए या उसको ज़्यादा बेटर समझ में आए। तो इस वजह से मैंने किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू अपनी आवाज़ को मॉडिफाई किया, उसको ब्रिटिश एक्सेंट में कन्वर्ट किया, एंड देन वो मैंने अपने वीडियो के साथ मिक्स किया। तो इस वजह से यूनिवर्सिटी ने जो है, या कहेंगे मेरी ट्यूटर ने जो है, सबसे पहले तो प्लेगरिज्म का केस मेरे पे रजिस्टर कर दिया कि भाई ये वर्क शायद मैंने नहीं किया है, किसी और ने किया है, या मैंने किसी से करवाया है। तो बाय द वे ये भी एक प्लेगरिज्म की एक और डेफिनेशन में आता है कि अगर आपने खुद ना करके किसी से करवाया है तो वो भी प्लेगरिज्म में गिना जाएगा। तो सबसे पहला तो ये हो गया जो उन्होंने डाला। दूसरा जो ये है कि जो मैंने आपको बताया कि 14 वर्किंग डेज़ में जो जवाब देना था, इस बात को ऑलमोस्ट 2 महीने पहले बीत गए, एंड 2 महीने बाद मेरे को पहला मेल आता है कि हम आपके केस की सुनवाई शुरू कर रहे हैं। अब तब तक मैं तो मेंटल डैमेज मेरा काफ़ी हो चुका था। आई मीन मैंने 14 वर्किंग डेज़ तो निकाल लिए थे, तब तक तो मैं सिर्फ एक फॉर्मल मेल ही किया जा रहा था। लेकिन फिर जब 1 महीना बीत गया कुछ, तो समवेयर अराउंड एंड ऑफ द जून मैंने पहली बार अपनी मेंटल टीम को, यानी कहेंगे यूनिवर्सिटी की जो मेंटल काउंसलर, जो मेंटल टीम होती है, उसको अप्रोच किया था। क्योंकि पहली बार था उस वक़्त जब मेरे को नेगेटिव थॉट्स आए थे, एंड बिलीव मी बहुत ज़्यादा हद तक नेगेटिव थॉट्स आए थे। वो ऑलमोस्ट सुसाइडल थॉट्स थे, और मैं थोड़ा घबरा गया कि मैंने कहा इस तरह के थॉट्स तो आने नहीं चाहिए, क्योंकि इससे ज़िंदगी में एक्चुअली काफ़ी बड़ी तकलीफ़ है। मैंने एक्चुअली इससे पहले झेली भी हैं, और अब्रॉड की भी बात करी जाए तो मैं पिछली बार तो जब अब्रॉड में था तो इससे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी तकलीफ़ में उस वक्त में था। वो तो एक्चुअली लाइफ एंड डेथ का ही सवाल था, इससे पहले जब मैं अब्रॉड में था तब की बात कर रहा हूँ। तो खैर वो कभी किसी और दिन बात करेंगे, तो फ़िलहाल इसकी बात कर लेते हैं। तो कुछ समवेयर अराउंड 29 जून के आसपास मैंने शायद पहली बार लिया होगा काउंसलिंग। अब वो भी मुझे पक्का याद नहीं है कब ली थी। तो खैर ये हुआ। फिर वहाँ से मेरे हर वीक 1-2 सेशन चलते रहते थे। और लेकिन जो यूनिवर्सिटी की जो मैं बात करूँ, क्योंकि फिर जब 14 वर्किंग डेज़ जब कंप्लीट हो गए, इवन 28 डेज़ जितने भी कंप्लीट हो गए थे इस बात को, तो मुझे यूँ था कि भाई अब तक में कुछ तो आप लोगों ने प्रोग्रेस कर चुके हो गया। आई मीन जब 14 वर्किंग डेज़ आप लिख रहे हो, इवन जिस डिपार्टमेंट को मैं अप्रोच कर रहा हूँ वो बोल रहे हैं कि भाई 14 वर्किंग डेज़ में जवाब देंगे। नहीं देते हैं 14 वर्किंग डेज़ में तो आप हमको बोलना। अब जब उनको बोलूं तो वो मेरे को जवाब ये देवे कि भाई जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है हम आपको कुछ भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। एक बार इन्वेस्टिगेशन हो जाए फिर आप अपील कर सकते हो जो भी रिज़ल्ट आएगा उस पर। यानी इन शॉर्ट जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो और उसका रिज़ल्ट ना आए तब तक आपके हाथ में कुछ नहीं होता एज़ पर दिस यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर। तो खैर ये चलता रहा और मेरी मेंटल हेल्थ जो है वो इतनी बिगड़ती गई, बहुत ही ज़्यादा बिगड़ती गई। 16 जुलाई 2021 को तो मुझे अपने डॉक्टर तक को कंसल्ट करना पड़ गया फॉर मेंटल हेल्थ सिचुएशन। ये इस हद तक बिगड़ चुकी थी क्योंकि मेरे सुसाइडल थॉट्स जो है वो 1 से शुरू होके अब तो कहेंगे पूरा दिन ऑलमोस्ट आते थे मुझे। फिर तो ये हालत होने लगी थी। और इससे पहले मैं ऑलमोस्ट 2 से 3 तो अभी तक मेंटल काउंसलिंग ले चुका था अपनी यूनिवर्सिटी के काउंसलर से ही। तो फिर जब मुझे हुआ कि और यहाँ पर वो लोग भी कोई रोज़ अवेलेबल नहीं होते हैं, वहाँ भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। चाहे आप डॉक्टर के पास जाओ तो उनसे भी अपॉइंटमेंट लेना है और यूनिवर्सिटी के मेंटल टीम से भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी है और आपको बात करनी है अगर आपको सेम डॉक्टर या सेम काउंसलर बार बार चाहिए तो।
पहली बार तो आपको क्विक अपॉइंटमेंट मिल जाती है, उसके बाद से ये थोड़ी इशू है। तो ये था, और तो बस ये सब चले जा रहा था। तो 16 जुलाई को वो हुआ। एंड मेरा डॉक्टर का एक्सपीरियंस ये है कि उसने ज़्यादा तो कुछ डिटेल में ज़्यादा कुछ सुना नहीं बात को, तो उसने ओवरव्यू सुन लिया कि भाई तकलीफ़ ये है, ये और वो है, और सीधा उसने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी मेरे को। और यहाँ का प्रॉब्लम ये है कि NHS में आपका जो भी आपको इवन सर्दी ज़ुकाम भी है तो NHS में रजिस्टर होता है, यानी आप कहें कि एक नेशनल डेटा में आपकी छोटी से छोटी बीमारी आपकी चढ़ जाती है, मेडिकल रिकॉर्ड हर चीज़ का यहाँ पर आपको नेशनल रहता है। तो मेरे नाम पर कहें कि दवाई या नेशनल रिकॉर्ड में आज की डेट में तो UK की नेशनल रिकॉर्ड में चढ़ चुकी थी। और पहले तो 8-10 दिन मैं दवाई लेने भी नहीं गया, कि मैंने कहा ठीक है यार, अब दवाई चढ़ तो गई जाए, लेना नहीं लेना वो तो अपने हाथ में है ना। तो 8-10 दिन तो मैं लेने भी नहीं गया। फिर जब मैं लेने गया, क्योंकि हालत और बिगड़ गई थी, तो जब लेने गया तो पता चला कि अच्छा ये दवाई फ्री नहीं है, इसके पैसे देने पड़ेंगे। तो अब वो 10 पाउंड की दवाई मेरी, तो मैंने कहा ये तो 10 पाउंड से तो ये शुरू हुआ है ये दवाई, अब आगे तो कितने तक जाएगा ये पता नहीं है। तो कोइंसिडेंटली उस दिन मेरी जेब में 10 पाउंड थे भी नहीं, तो 3-4 दिन और डिले हुआ उसी केस में, उसी चीज़ में। और 3-4 दिन बाद में लेने गया, जिस दिन मुझे उस जगह से निकलना था, और मैं पूरे 10 पाउंड लेके भी गया, एक्स्ट्रा 10 पाउंड लेके गया। यूँ था वो सीन उस दिन का। तो खैर लिया। अब वो खाई मैंने, 3-4 तो खा चुका हूँ मैं अभी तक में, लेकिन ज़्यादा मैंने नहीं ली, क्योंकि मैंने जो उसका जो देखा कि भाई वो अगर मैं लूँ तो मुझे नींद आती है अच्छे से। तो मैंने कहा ये तो सुलाए रखने वाली बात है, अब सोते सोते अगर आपका डिप्रेशन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट ये कितने दिन चलेगा। और इसी बीच हो ये रहा है कि यूनिवर्सिटी एक तरफ से चीज़ों को डिले करे जा रही है। मेरे डेजर्टेशन की जो मीटिंग है, डेजर्टेशन का जो काम है, वो सब अटकता जा रहा है, क्योंकि मैं सिवाय मरने के या मरने की बातों के अलावा दूसरे मेरे दिमाग में कोई थॉट्स ही नहीं है, कोई थे नहीं। मैंने नो डाउट अपने YouTube को रेगुलर रखा है इस टाइम में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वही मुझे एक रिलीफ दे रहा था कि कहीं ना कहीं एटलीस्ट कैमरे के सामने तो मुझे फेक होना पड़ रहा था, कैमरे के सामने ही वो एक ज़िंदगी थी जो मैं कहें कि अपनी ज़िंदगी ना दिखाकर एक आइडियल ज़िंदगी लोगों को दिखा रहा था, एंड कोशिश कर रहा था कि लोगों की मैं हेल्प कर पाऊँ। तो इस बीच में वही हुआ कि मैं जहाँ भी मेरे को जितना भी जो भी मौका मिलता था, तो मैं या तो YouTube बना लेता था या कुछ ना कुछ ऐसा कर लेता था कि जो मेरा मन को डाइवर्ट करे। क्योंकि किताब उठाऊँ, पढ़ाई शुरू करूँ, तो पढ़ाई तो अगेन इट्स रिलेट टू द यूनिवर्सिटी ओनली। तो अब वही है कि एक तरफ मैं यूनिवर्सिटी से तंग हूँ, दूसरी तरफ मैं यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पे ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहूँ, तो वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था उन दिनों। एंड डेजर्टेशन में भी आपको प्रोग्रेस दिखानी पड़ती है अपने ट्यूटर को, या आपका जो भी डेजर्टेशन सुपरवाइज़र होता है उसको रेगुलर आपको प्रोग्रेस दिखानी पड़ती है, और वो मैंने आज तक नहीं दिखाई है। यानी एक बार जो बीच का एक मिड सबमिशन जो था उसमें मेरे को बोला था कि जितना ज़्यादा सबमिशन आप करोगे उतना ज़्यादा आपको अभी के लिए कहें कि आपको फीडबैक मिल जाएगा आपके डेजर्टेशन का। उन्होंने सजेस्ट किया था कि एटलीस्ट मैं 4000-5000 वर्ड्स लिख के दूँ, सो उनको भी यानी मेरे लिए ईजी हो जाए आगे लिखना और आगे प्रोसीड करना इस डेजर्टेशन को। लेकिन 1200 वर्ड मैंने लिखे, और वो तो मेरा मन जानता है कि मैंने कैसे लिखे हैं। तो खैर उतना ही मैंने सबमिट किया, और उसका तो ऑब्वियसली फीडबैक तो बहुत ही ख़राब ही आना था, और वो ख़राब ही मिला मुझे फीडबैक उसका। मेरे अकॉर्डिंग ख़राब, यहाँ पर कोई डायरेक्टली आपको ख़राब नहीं बोलता है, लेकिन हाँ वो फीडबैक वैसा ही था कुछ। तो वो हुआ, एंड फिर ये सब तो चल ही रहा था, मेंटल हालत बिगड़ती जा रही थी, ये सब चल ही रहा था। और फिर 27 जुलाई 2021 इस दिन मुझे सबसे पहला मेल आता है, जो मैंने आपको पहले भी बोला कि अब हम आपके केस की सुनवाई करेंगे, 1 हफ्ते के अंदर सुनवाई है और उन्होंने मेरे को 3 रीज़न दिए कि ये 3 रीज़न है हमारे को आपके सबमिशन में, ये 3 प्रॉब्लम से इश्यूज़ हमारी। तो 2 तो जो मैंने आपको बताई वही कि एक तो मैं खुद अपीयर नहीं हुआ वीडियो में, दूसरा ऑडियो जो है वो किसी मशीन वॉइस है या सॉफ्टवेयर वॉइस है, तो इसमें हमको डाउट है कि भाई या तो मैं करवाया गया है या किसी और ने बोला है। तो वो तो खैर चलो ये, और तीसरा ये कि भाई इंट्रोडक्शन बहुत छोटा है। तो मैंने कहा अभी ये तो फिर तीसरा तो मैंने कहा स्टूपिड ही हो गया कि भाई कि नाम और क्या बोलते हैं, नाम और रोल नंबर के अलावा कुछ उसमें है नहीं। तो फिर उसका तो मैंने सीधा आंसर वही दिया कि मैंने कहा इसके अलावा और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था मेरे से इंट्रोडक्शन में, क्योंकि टॉपिक का इंट्रोडक्शन तो मैंने कहा 1 मिनट लंबा मैंने दिया है पूरे वीडियो में। तो वो तो खैर ये तो सवाल तब भी स्टूपिड ही था और नल एंड वॉइड जैसा ही था। सारी की सारी डिस्कशन दूसरे 2 सवालों पर ही हुई, जब 4
अगस्त को ये इसकी जब सुनवाई शुरू हुई तो जो इन्वेस्टिगेशन की जो मीटिंग हुई उसमें मैंने ये तो प्रूव कर दिया कि ये प्लेगराइज कंटेंट तो नहीं है, ये मेरा अपना ही लिखा हुआ है एंड किसी तरह की प्लेगरिज्म करी नहीं गई है। हाँ, वॉइस को बेटर बनाने के लिए या उसको कहें कि ब्रिटिश एक्सेंट में कन्वर्ट करने के लिए ही उसमें सॉफ्टवेयर का यूज़ किया गया था। तो और सामने वाली पैनल ने भी ये बात तो एग्री करी और इवन आज की डेट में मेरे को राइटिंग में भी ये तो लिख के दिया है कि आपका कंटेंट ओरिजिनल है, प्लेगराइज नहीं है। लेकिन उसके बाद इन्होंने जो करा वो मैंने सोचा भी नहीं था। उसके बाद जो इन्होंने ये करा कि इन्होंने मेरे को एकेडमिक माल प्रैक्टिस में बुक कर दिया और उसके अंदर मेरे को सज़ा सुनाई। अब सज़ा तो खैर चलो कोई बहुत बड़ी नहीं थी, सज़ा तो ये है कि एक प्लेगरिज्म का जो टेस्ट होता है ये हमने पहले भी दिया था, इवन हर स्टूडेंट को यूजुअली देना रहता है कि भाई प्लेगरिज्म का एक टेस्ट दो और उसकी जो रिपोर्ट है वो हमें सबमिट करो, टेस्ट रिपोर्ट का जो टेस्ट रिज़ल्ट जो है वो हमें सबमिट कर दो। और ये एज अ फर्स्ट वार्निंग आपके एकेडमिक रिमार्क में लिखा जाएगा कि आपने भाई एक बार एकेडमिक मैल प्रैक्टिस या प्लेगरिज्म आप पे हो चुका है एंड अगर आपने किया, अगर अगली बार आप पकड़े जाते हो ऐसा कुछ करते हुए तो आपको सीधा डिटेन किया जाएगा, आपको ग्रेजुएशन डिग्री नहीं मिलेगी। तो पहले तो मैंने वो जो रिज़ल्ट लेटर था वो पूरा पढ़ा ही नहीं, मैंने सीधा वो पढ़ लिया रिज़ल्ट, जो भी उन्होंने करने बोला था मैंने कर दिया। फिर 3-4 दिन गए, मैंने पूरा लेटर ध्यान से पढ़ा, जो भी आउटकम लेटर जो मुझे दिया गया था उसमें पहली दूसरी लाइन में ही लिखा हुआ था कि भाई आप ये एडमिट करते हैं, आप ये एक्नॉलेज करते हैं कि आपने जो सबमिशन दिया है वो आपका पूरा वर्क नहीं है या आप ही के द्वारा किया हुआ वो वर्क नहीं है। मैंने कहा यार ये क्या बकवास हो गई यार, जब मैंने साफ बोला, इवन जब तुम लोगों ने भी साफ बोला कि ये पूरा ही मेरा वर्क है, तो ये स्टेटमेंट लिखने का सवाल ही कहाँ से हुआ। फिर जब उसको पूरा पढ़ा तो समझ में आया कि भाई इनको कुछ ना कुछ तो इनको अब क्योंकि इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी है, 2 महीने 2.5 महीने बिगाड़े हैं और मैंने क्योंकि इतने मेल लिखे हैं और कुछ ना कुछ तो किया है, तो अब इनको कुछ तो मेरे पे इल्ज़ाम साबित करना तो पड़ेगा ना। अब इन्होंने इतना किया है तो फिर इन्होंने एकेडमिक मैल प्रैक्टिस पे मेरे को बुक किया। और क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ तो मैं खुद ये समझता हूँ कि मैं भी अगर आज भी चाहूँ तो मैं भी अपने किसी भी स्टूडेंट के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता हूँ कि इसने चोरी करी थी या इसने एकेडमिक मैल प्रैक्टिस करी है, ये देखो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा है वैसा है। तो ज़िंदगी में आप कभी भी एकेडमिक मैल प्रैक्टिस को में इनोसेंस अपनी प्रूव नहीं कर सकते, चाहे आप कुछ भी कर लो। और इवन टीचर भी प्रूव नहीं कर सकता। वैसे देखा जाए तो आइडियली तो टीचर भी प्रूव नहीं कर सकता कि अनलेस के कोई चिट्ठी पकड़ी गई हो, कुछ आपका पेपर किसी तरह का आप पकड़ा गया हो, इधर उधर देखते पकड़े गए हो। तो इस तरह का तो सीन यूके की पढ़ाई में तो होता नहीं है, यहाँ एग्ज़ाम तो होती नहीं है। यहाँ पर तो आपको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं और हमारे केस में तो इस बार ऑनलाइन ही था सब कुछ। तो जो भी था वो टर्निटिन की प्लेगरिज्म रिपोर्ट पर ही सब कुछ डिपेंडेंट था और ये तो वीडियो असाइनमेंट था और इस केस में तो टर्निटिन रिपोर्ट भी नहीं होनी थी। तो कम्प्लीटली ह्यूमन बेस्ड इसमें होना था, जो भी होना था, डिसीजन या मार्किंग या इल्ज़ाम भी बोल लीजिए, तो हर चीज़। अब क्योंकि हम कहें कि हमारा तो पनिशमेंट तो हम सबमिट कर चुके थे, पनिशमेंट का जो टास्क था वो तो हम सबमिट कर चुके थे। तो अब मुझे वही हुआ कि अब ज़्यादा लिख के भी क्या मैं कर लूँगा, क्या उखाड़ लूँगा मैं। तो और ये भी जब हुआ, ये जब प्लेगरिज्म की मीटिंग हो गई और जब मैंने पनिशमेंट का जो अपना टास्क था वो सबमिट कर दिया, उसके बाद भी मुझे ये लिखा हुआ आया, ये एक्नॉलेजमेंट राइटिंग में अगेन मुझे मिली कि अब हम 14 डेज़ में आपका रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलो, आई थिंक अब तो कर देना चाहिए, अब तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो अब अगेन 14 डेज़ भी बीत गए और इन दिनों क्योंकि अब वो जो मैंने फिर से नया आउटकम वाला रिज़ल्ट वाला लेटर जब पढ़ लिया था तो उसके बाद से तो मेरी हालत और भी ख़राब होने ही लगी थी और अब तो मुझे पूरा दिन मरने के ख्याल आते थे। और अब तो इस हद तक बात पहुंच गई थी कि मैंने अपने घर पर भी बोल दिया था कि भाई मुझे नहीं पता कि मैं कब तक और कितना जीऊँगा एंड ऑल बिकॉज ऑफ दिस केस एंड ऑल। और जो भी है मेंटल डैमेज तो ये चीज़ आज की डेट में भी मैं बोलूँ तो मेरे तो कर चुकी है अभी तक में। तो खैर ये सब हुआ और फाइनली 25 अगस्त 2021 को मेरा रिज़ल्ट आया, पासिंग मार्क्स तो मुझे मिल गए। सो दैट्स द ग्रेटेस्ट थिंग हैपेंड ऑफ ऑल दिस थिंग। लेकिन हाँ, वो प्लेगरिज्म का रिमार्क तो नहीं, लेकिन एकेडमिक माल प्रैक्टिस का रिमार्क तो उसमें है। मेरे ट्विटर के फीडबैक में भी हर जगह वो मेंशन है। एंड बस अब ये इसी के साथ कहें कि ये ज़िंदगी जाएगी।
तो अब क्योंकि ये जब 25 अगस्त को सुबह जब 25 अगस्त को जब दोपहर में मेरे हाथ में जब रिज़ल्ट आया, उससे पहले मैंने सुबह में मेल लिखा था यूनिवर्सिटी को, कहेंगे असेसमेंट डिपार्टमेंट को एक्चुअली, कि भाई 14 वर्किंग डेज़ भी हो गए हैं, अब क्या है भाई, कब रिज़ल्ट मिलेगा। ऑलरेडी मैंने कहा तुम लोग ऑलमोस्ट 3 महीने कर चुके हो इस चीज़ के। तो जवाब उनका जो आता है वो ये आता है कि आपकी टीचर जब हमें जवाब देगी, आपके जब ट्यूटर जब मार्किंग देंगे हमको, तब हम आपको देंगे ना। जब वो फ्री होंगी, जब वो अवेलेबल होंगी, तब आपको आपके मार्क्स और आगे का जवाब आपको मिल जाएगा। फिर तो वो मेरे लिए आउट ऑफ कंट्रोल ही हो गया था, एंड लिटरली वो बहुत इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। 25 अगस्त 2021 की सुबह ही पता नहीं क्यों मैं अपने हाथ में ऑलमोस्ट कहें कि छुरी ले चुका था, एंड गर्दन पे लगा ही दी थी। और पता नहीं उस वक्त मेरे मोबाइल पे या वो मूवी चल गई ग्रीन माइल। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने वो मूवी देखी है। वो मूवी भी थोड़ा यूँ तो नहीं कहूँगा कि डिप्रेशन को डील नहीं करती है वो मूवी, लेकिन वो भी मूवी कहे ना कि एक बेकसूरों को सज़ा देने पर उसका एक सेंट्रल फोकस है उस मूवी का भी। वो पता नहीं क्यों मैं वो मूवी देखने बैठ गया और वो मोमेंट निकल गया मेरी ज़िंदगी से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लो हो चुका था वो मेल पढ़ने के बाद। तो सबसे पहले तो मैंने मेल लिखा था यूनिवर्सिटी को कि भाई मैंने कहा तुमने ट्यूटर को अपॉइंट किया है या ट्यूटर ने तुम लोगों को अपॉइंट किया है। तुम लोग अपने ट्यूटर से 15 दिन में काम नहीं ले पा रहे हो। मैंने कहा ये किस तरह का तुम्हारी यूनिवर्सिटी है। तो ये सब चीज़ें मैंने लिखी, और पता नहीं उस मेल में ही मैंने लिख दिया था कि मैंने कहा यार अब मैं वैसे भी मैंने कहा मैं 2-2.5 महीने से कंट्रोल तो कर ही रहा हूँ अपने सुसाइडल थॉट्स। मैंने कहा यूनिवर्सिटी अगर चाहती है एक, जब तक कोई मरे नहीं तब तक अगर तुम लोगों को सीरियसनेस नहीं समझ में आ रही है, तो मैंने कहा आप लोग साफ लिख के दे दो मेरे को कि भाई ठीक है मरा जा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा लिख दो। तो मैंने कहा ख़त्म करें अपन कहानी भी। और ये लिखा उसके बाद वो या मैं ये लिख रहा था उस दौरान या लिखने के बाद, लेकिन इसके बाद मैं ग्रीन माइल देखने बैठ गया मूवी। तो बस जब तक वो मूवी ख़त्म करूं उस बीच तक तो मेरा रिज़ल्ट आ चुका था। तो मैं डेफिनेटली ये तो कहूँगा कि उस दिन तो मुझे उस मूवी ने बचा लिया कैसे भी करके। और फाइनली जो मैं 2-3 महीने से रोया नहीं था, मैं बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन मैं रो नहीं पा रहा था। फाइनली ग्रीन माइल देख के मैं रो पाया, थोड़ा रिलैक्स हुआ। एंड 25 अगस्त 2021 को मैं काफ़ी दिनों बाद सोया हूँगा अच्छे से। खैर बीच में भी 1-2 दिन तो सोया था, ऐसी बात नहीं है, बस ज़्यादा तो इसमें कुछ है नहीं। फ़िलहाल मैं ज़िंदा हूँ। एंड आज भी मैं यूनिवर्सिटी आया हुआ था उस केस को, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी डिस्कस करना चाह रही है मेरे से, क्योंकि मैंने जो है वो लिटरली एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था कि मैंने कहा भाई 3 महीने तो यूनिवर्सिटी ने बिगाड़े हैं, और अब डेजर्टेशन को सबमिट करने के लिए मैंने कहा मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं। 25 अगस्त को आप लोगों ने रिज़ल्ट दिया है, 15 सितंबर को तो मुझे सबमिट करना है डेजर्टेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा 14 डेज़ का ही मुझे एक्सटेंशन मिल सकता है, आई मीन बिना किसी रीज़न से भी। तो बस वही है जो मेरी अपील चल रही है पूरी यूनिवर्सिटी में। और आज यूनिवर्सिटी में इसी चीज़ की मीटिंग थी, तो आज भी इन्होंने मेरे को तो 3 बात बोली कि भाई आप अपील करो तो आपके लिए 3 ऑप्शन है। एक तो आप कंप्लेन करो और चैलेंज करो अपने रिज़ल्ट को, यानी वो जो मेरे पे एकेडमिक माल प्रैक्टिस का जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया उसको चैलेंज करो। तो बोले ज़्यादा तो कुछ बदलेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा वो रिमूवल हो जाएगा आपके इसमें। हाँ, दूसरा ये है कि एक मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं वो मैं अपील करूं, और इसके अंडर ही मुझे एक्सटेंशन मिल सकता है अगर मुझे 14 डेज से ज़्यादा का चाहिए तो वो मैं कई बार कर चुका हूं, लेकिन मुझे 14 डेज से ज़्यादा फ़िलहाल तो दे नहीं रहे हैं। इसके आगे ये लोग मांग रहे हैं कि डॉक्टर का या किसी का सर्टिफिकेट लेके आओ। मैं पता नहीं ये ज़िद पे अड़ा हुआ हूँ कि मैंने कहा ये यूनिवर्सिटी की गलती है जो इन्होंने 3 महीने इस मैटर को खींचा है, मैंने नहीं खींचा है, मैं तो जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन चाह रहा था। तो खैर ये है। और तीसरा उन्होंने बोला कि भाई आप कंप्लेन करो हर चीज़ों की, एंड इसके बाद भी देखते हैं कि आपको क्या सॉल्यूशन दिया जा सकता है, लेकिन एक्सटेंशन के लिए अगर आप ये कंप्लेन करोगे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं है। और जो भी था एडवाइज़र यानी यहाँ पर मैं स्टूडेंट यूनियन की या स्टूडेंट सपोर्ट की बात करूँ, ये स्टूडेंट एडवाइस डिपार्टमेंट था जिसने मुझे ये ऑप्शन दिए। इसने मुझे साफ बोला कि भाई देखो, हर चीज़ों का एक मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस को छोड़ के हर चीज़ों का जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो ये है कि आप इस साल ग्रेजुएट ना हो के अगले जुलाई तक आपको बैठे रहना पड़ेगा इस प्रोसेस को करते हुए, जुलाई 2022 तक।
और उसके बाद आपको इंसाफ मिला भी, मान लेते हैं, तो आप खुद सोच लो कि वो इंसाफ आपके लिए वर्थ रहेगा, यानी वो कोई मैटर करेगा। एंड दूसरी बात, अपन लोग हैं वो है इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं यहाँ पर, ऐसी लड़ाइयाँ लड़ने के लिए हमारे को तो ये फाइनेंशियल ज़्यादा बर्डन आएगा। अगर मैं यहीं का होता, इंग्लैंड का होता, तो मैं डेफिनेटली मैं इस लड़ाई को लड़ता, भले जुलाई हो जाती, कुछ भी हो जाता, फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अगर चोरी नहीं की है ना, तो डरने का सवाल ही नहीं होता। लेकिन फिर वही है कि अकल बड़ी के भैंस, तो फ़िलहाल तो अकल ने काम ले लिया है कि भाई, मैंने उसको साफ बोला कि मैंने कहा देखो भाई, मैं यहाँ पर वैसे भी अपील करने या अपील के रिलेटेड कोई भी ऑप्शन ढूंढने या देखने आया भी नहीं था यहाँ पर। मैं बस देखने आया था कि मैंने कहा मेरे पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। एंड मैं इतना तो समझ गया कि कोई भी ऑप्शन मैं लूँ मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस के अलावा, खैर ये तो मैं 50 बार सबमिट कर भी चुका है, तो खैर इसको छोड़ कोई भी ऑप्शन जो है वो मेरे फेवर में ना जाके कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को एक और अप हैंड दे देता है कि वो मेरे केस को और डिले करते जाए और अपने ईगो पे ले ले। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट को ही अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा इस केस में। एंड तो आज से कहेंगे मैं एक एकेडमिक मेल प्रैक्टिस वाला स्टूडेंट कहलाऊँगा यहाँ पर यूके में। और इस वजह से अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो खैर मैंने पूछ लिया था कि मेरी जो ट्रांसक्रिप्ट बनेगी उसमें तो कुछ किसी तरह का कोई रिमार्क लिखा नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, अगला अगर कोई मेरे से गलती हो गई, पहले तो अगर मेरे से गलती हो गई, उन्होंने पकड़ ली तो सवाल ही नहीं उठता, उन्होंने तो पहले भी पकड़ ली थी जब करी नहीं थी तब भी। तो आगे अगर मेरे से कोई गलती हो गई और अगर उन्होंने पकड़ ली तो डिग्री भी नहीं मिलेगी, पैसा तो गया ही है, एंड टाइम भी जाएगा एंड सब कुछ जाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी इस डिप्रेशन की या इस प्लेगरिज्म के केस की, और ये मेरी कहानी थी। अब इससे आगे इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है सुनाने को। एंड ये सॉरी कि ये वीडियो बहुत लंबा है एंड लेकिन अब पूरे 3 महीने की जर्नी भी मैं आपको पूरी तो नहीं सुना पाया और वो पूरी सुनाने का कोई सेंस भी नहीं बनता। हाँ, और जितना सुनाऊँ उतना कम है, क्योंकि जो मैंने झेला है, जो मेरे परिवार ने मेरे लिए दुआएं करी, जो मेरे दोस्तों ने मेरे लिए दुआएं करी, जो मेरे कुछ करीबी लोगों ने मेरे को सपोर्ट देने की इच्छा जताई, और कईयों को तो मैंने बताया भी नहीं कि मैं किस चीज़ के लिए, कईयों को तो क्या मैंने 1-2 लोगों को छोड़ किसी को बताया भी नहीं कि मैं किस चीज़ से गुज़र रहा हूँ इन दिनों। तो खैर बहुत लोगों के दुआओं का असर है कि एटलीस्ट इसमें से कुछ तो सही लेकिन पॉजिटिव तो रिज़ल्ट निकला एटलीस्ट। एंड ठीक है, तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो कुछ पसंद आया हो। हालांकि इस वीडियो में कमेंट सेक्शन बंद रहेगा, मैं ना किसी की सिंपैथी लेना चाह रहा हूँ, ना मैं किसी की ट्रोलिंग लेना चाह रहा हूँ इस वीडियो के लिए। तो कमेंट तो बंद रहेगा, लेकिन आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो। शेयर कर सकते हैं आप उन लोगों के साथ जिनका यूके में कभी ना कभी कोई प्लेगरिज्म रहा हो या अभी जो प्लेगरिज्म फेस कर रहे हैं। एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। अगले बार तो नॉलेजेबल कंटेंट ही मिलेगा। आज थोड़ी पर्सनल बात हो गई एंड थोड़ा इमोशनल बातें हो गई। तो थैंक यू आप में से जितने लोगों ने भी अभी तक अगर यहाँ तक मुझे सुना है तो। एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।